Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about 4 major articles. अब पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे नार्को टेररिज्म की एंड इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एलिफेंट इन द सेकेंड आर्टिकल, इंडिया सोशल रिलेशन थर्ड आर्टिकल रहेगा, एमएसएमई एंड कोऑपरेटिव्स ये हमारा फोर्थ आर्टिकल रहेगा. तो सबसे पहले हम पहले आर्टिकल के बारे में समझ लेते हैं. तो कहा जा रहा है कि भाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई फॉर द ईयर 2026. इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि इंडिया में दो इलाके हैं, जैसे आपको गोल्डन क्रिसेंट पता होगा एंड गोल्डन ट्रायंगल. तो कहते हैं दोनों ही जगह से इंडिया के अंदर ड्रग एंट्री करते हैं. अब जो गोल्डन क्रिसेंट है यहाँ पर पंजाब एंड गुजरात प्राइम टारगेट हैं आपके, एंड उसके अलावा जो ये आपका गोल्डन ट्रायंगल है यहाँ पे मणिपुर एंड मिजोरम, ये दो प्राइम एरिया जहाँ पे आपको ज्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इससे डील करता है आपका, एंड लीगल बैकिंग मिलती है आपको नारकोटिक ड्रग एंड साइटोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंडर, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपकी नोडल एजेंसी है. अब यहां पे आपको समझना है कि ड्रग ट्रैफिकिंग क्या होता है. तो ये एक इलिसिट ट्रेड है जहां पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल की जाती है जो कि प्रोहिबिटेड है बाय द लॉ. अब इसमें अगर देखा जाए तो आज की डेट में सबसे पहली चीज ये कहा जा रहा है कि भाई जो पहले प्लांट बेस्ड नारकोटिक्स आपको देखने को मिलता था, गांजा, अफीम एंड ऑल, अब इसकी जगह सिंथेटिक ने ले लिए. सिंथेटिक ड्रग्स की भी आपको यहाँ पे भरमार देखने को मिल रही है. एंड प्लस यहाँ पे जो ड्रग्स का इलीगल या मिसयूज है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है. टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ चढ़कर इसमें इस्तेमाल की जा रही है, खासकर अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले बॉर्डर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लैंड फेंसिंग वगैरह तो ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, बट नाइट टाइम में फ्लाई करने वाले ड्रोन्स के थ्रू यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज को एक तरह से आप कह सकते हो कि चकमा दिया जाता है. देन मरीन टाइम रूट को भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है. अब जैसे आपको पता होगा इंडिया की कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर की है, तो इस कोस्ट लाइन के अंदर हर जगह तो हमारे पास लाइक गार्ड्स नहीं है, कोस्टल गार्ड्स. तो इस वजह से पोरस कोस्ट लाइन की वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ आपको देखने को मिल जाती है. एंड कार्टेल जो है आज की डेट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के थ्रू और ये जो आपके एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाले जो आपके चार्ट सिस्टम आ चुके हैं, इनके इस्तेमाल से ये कहीं ना कहीं एजेंसीज को इवेट कर रहे हैं. तो कहा जा रहा है कि भाई देखो वेस्टर्न फ्रंट पे अगर बात करें तो 93% रिडक्शन आपको देखने को मिली है ओपीएम की कल्टीवेशन के अंदर अफगानिस्तान के अंदर. 2022 में इन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया था, बट अभी भी इनके पास 13,000 टन का अपना खुद का स्टॉक पड़ा है. तो कहते हैं इस वजह से अभी भी ये यहाँ पे ड्रग्स भेज रहे हैं. पंजाब और हरियाणा खासकर इस पर ज्यादा इम्पेक्ट हो रहा है. देन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर खासकर इस पे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है. गोल्डन ट्रायंगल की बात की जाए तो यहाँ पे म्यांमार के साथ हमारा जो बॉर्डर लगा हुआ है उसमें दो एरियाज है. यहाँ पे मणिपुर का अगर आप देखें तो नेशनल हाईवे 102 एंड चंपई जो कॉरिडोर है मिजोरम का, ये मेजर वो एरिया है जिसके थ्रू ये ड्रग्स आ रहे हैं. और उसके साथ साथ ये फ्री मूवमेंट रजीम जो है इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी. तो कहते हैं कि भाई देखो अफगानिस्तान और म्यांमार का तो इशू है ही है क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, बट उसके साथ साथ जो पोरस ईस्टर्न बॉर्डर है और ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज है और मरीन टाइम रूट्स का जो इस्तेमाल है, इसकी वजह से इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. अब इंडिया ने इसमें क्या किया है, तो हम इनके नेटवर्क को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर इंटरनेशनल हैंडलर्स हैं या फाइनेंशियल मास्टरमाइंड्स हैं, सप्लायर्स हैं, इनके बीच में सिनर्जी को तोड़ने की हमारी कोशिश लगातार जारी है. उसके अलावा फाइनेंशियल फ्रंट पे अगर हम बात करें तो मैंडेटरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, एसेट को फ्रीज कर दिया जाएगा एंड अगर इन केस लगा तो इनके एसेट्स को गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेगी. देन एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम को भी हम यूज कर रहे हैं, एआई बेस्ड प्रोफाइलिंग भी कर रहे हैं एंड इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी हमने अलग से डेडिकेटेड कोर्ट्स बनाए हैं जो नारकोटिक्स से रिलेटेड इन इश्यूज के साथ डील करेगी. तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. इससे रिलेटेड ये आपका एक क्वेश्चन हो गया मेंस का और ये प्रीलिम्स का. आइए बात करते हैं अगले आर्टिकल की, एलिफेंट्स के बारे में. देखो एलिफेंट्स एक कीस्टोन स्पीशीज है, एक फ्लैगशिप स्पीशीज भी कह सकते हो. फ्लैगशिप स्पीशीज कुछ एरियाज में है, जैसे वेस्टर्न घाट के लिए ये फ्लैगशिप हो सकती है. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये एक इंडेंजर्ड एशियाटिक एलिफेंट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में जर्नल ऑफ थ्रेटेड टेक्सा के अंदर पब्लिश हुआ कि भाई ये कहीं ना कहीं जो कार्बन सिंक है इसको इंक्रीज करने का काम कर रही है. अब इसको पूरे को आपको समझना होगा. सबसे पहले
एलिफेंट इंडेंजर्ड कैटेगरी में, क्योंकि पिछले 60-70 सालों के अंदर इनकी 50% पॉपुलेशन डिक्लाइन करी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में यानी हाईएस्ट प्रोटेक्शन में इसको रखा गया है, एंड साइट्स के भी कन्वेंशन के अंदर अपेंडिक्स 1 के अंदर इसे रखा गया। हमने 1992 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर स्कीम स्टार्ट की थी, दैट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट, जहां पे हम इनकी वाइल्ड पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने का काम कर रहे हैं, एंड मोर ओवर हम ह्यूमन वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को इनके लिए इन्फोर्स कर रहे हैं। उसके अलावा हमने एलिफेंट रिजर्व्स भी क्रिएट किए जो कि 33 हैं अभी तक। एंड अगर देखा जाए तो माइक प्रोग्राम के अंदर भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माइक बेसिकली मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट से डील करता है, जहां पर पोचिंग के ऊपर खासकर यहाँ पे फोकस किया जाता है। देन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात की जाए तो जैसे आपने बी एक प्रोजेक्ट सुना होगा, प्रोजेक्ट बी, यहाँ पर मधुमक्खियों के थ्रू इनके जो एक्सीडेंट होते हैं ट्रेन से उसको रोकने का काम किया है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को भी हम इसमें यूज कर रहे हैं ताकि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का ये काम कर सके, ताकि इनकी जान बचाई जा सके। तो ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो 53% पॉपुलेशन वेस्टर्न घाट के अंदर है। तभी मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर ये फ्लैगशिप स्पीशीज हो सकती है कुछ एरियाज में। तो कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड देन केरला। नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, और इसमें सबसे आगे रहता है आपका असम। शिवालिक हिल्स और गैंगटिक प्लेन की बात की जाए तो उत्तराखंड यहाँ पे लीड करते हैं, एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न घाट की अगर बात की जाए तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड आपके मेजर एरियाज हैं जहां पर इसकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब ये क्या है, हर्बीवोरस स्पीशीज है, तो कुछ भी खाएगा तो उसके सीड स्प्रेड करता है, जिसके थ्रू ये सस्टेनेबल रीजनरेशन के अंदर हेल्प करता है। अब हाथी चलता है कहीं पर कुछ लाइक एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उससे गड्ढे बन जाते हैं, तो जिसमें सूखे के टाइम पे अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी इकट्ठा हो तो पानी जानवरों को पीने के काम आ जाता है। कई बार सरफेस वाटर को भी ये सब सरफेस वाटर को भी एक्सपोज करने का काम करता है। मोर ओवर जंगल के अंदर रास्ता बनाने का काम करता है, जिससे छोटे मोटे जो स्पीशीज हैं वो इसमें ट्रेवल कर सकती हैं। इसके साथ साथ फॉरेस्ट की जो कनॉपी है उसको भी मेंटेन करने का काम यहाँ पे आपके हाथी करते हैं। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये कार्बन स्टेबलाइजेशन के अंदर यूज हो रहे हैं। कार्बन स्टेबलाइजेशन के अंदर क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट को रीजनरेट कर रहे हैं, और फॉरेस्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी तो उससे कहीं ना कहीं हमें कार्बन रिडक्शन के अंदर हेल्प मिलेगी। मोर ओवर रेड प्लस के अंदर जो हम यहाँ पे बात करते हैं कि भी हमें अपने फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से रोकना है, तो उसके अंदर भी इनका बहुत एक्टिव रोल है। एंड कहीं ना कहीं जो आपको एलिफेंट हैबिटेट्स हैं इसके बीच में और कंजर्वेशन के बीच में एक क्लोज रिलेशन देखने को मिलता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अब ये बातें तो अच्छी हैं, बट इनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर जो हाईवेज, रेलवे नेटवर्क्स फैल रहे हैं, इसकी वजह से इनके हैबिटेट के ऊपर असर पड़ रहा है। एक बात तो ये, और यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे टाइगर के लिए आप लीगली डिजाइन टाइगर रिजर्व्स देखते हैं, बट एलिफेंट्स के लिए ऐसा पूरा प्रॉपर आपका कुछ बना नहीं हुआ है। वैसे इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अलावा हम इनके सेंसस भी कंडक्ट करते हैं, और सेंसस के डाटा के अकॉर्डिंगली इनकी पॉपुलेशन थोड़ी डिक्लाइन कर रही है, और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब है। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी। इसके रिगार्डिंग ये आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। आइए अब बात करते हैं अबाउट इंडिया सेशल रिलेशन के बारे में। रिसेंटली सेशल अपना 50वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे पहुंचे, एंड इन्होंने अभी रिसेंटली सेशल को पहला इंडिया में बना हुआ फास्ट पेट्रोल वेसल को गिफ्ट किया, जिसका नाम है PS लेस्प वॉर। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सेशल और हमारे बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए थे 1976 में। वैसे ये हमारा महासागर जो प्रोग्राम है, जिसमें म्यूचुअल एंड होलिस्टिक आप ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द रीजन, इसके ऊपर हमारा फोकस है, तो इसमें भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपको सेशल की लोकेशन के अलावा इंडियन ओशन में अलग अलग जो आपको आइलैंड्स देखने को मिलते हैं मेजर, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे मेडागास्कर हो गया, सबसे बड़ा है, देन मॉरिशस हो गया, ये अजम्पशन आइलैंड इंपॉर्टेंट है, पीछे काफी समय न्यूज में था। सेशल आ गया, ये मालदीव्स आ गया, और ये डियागो ग्रेसिया आ गया। तो ये कुछ मेजर आइलैंड्स हैं जो आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलते हैं। वैसे यहाँ पे आपका रीयूनियन आइलैंड भी आ जाता है जो कि फ्रांस का है। तो यहाँ पे हमने लगभग इनको 175 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है, जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट आपका लगभग 125 मिलियन का है, और $50 मिलियन का आपका क्या है, आपका ये इकोनॉमिक ग्रांट हमने इनको प्रोवाइड कर रखी है। वैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने इनको प्रोवाइड किया, जो कि इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। हमारी बायलैटरल ट्रेड $85 मिलियन के आसपास की है।
कॉपरेटिव फुटप्रिंट्स की बात कीजिए तो टाटा मोटर्स, अशोका लेलैंड एंड आपको बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कई ऐसी लाइक इंडिया की कंपनीज देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। एंड ब्लू इकोनॉमी में भी हम एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट अच्छा खासा कर रहे हैं। अगर एविएशन लिंक की बात की जाए तो फ्लाइट कनेक्टिविटी आप माहे और मुंबई के बीच में देखते हैं। मोर ओवर पीपल टू पीपल टाइम में हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इनके यहाँ पे रहती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना के इन्फ्लुएंस के कारण कहीं ना कहीं हमें एक टफ कंपटीशन वहां पे देखने को मिल रहा है। एडिशनली अगर हम बात करें पायरेसी, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अदर क्राइम्स, मनी टाइम क्राइम्स, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। मोर ओवर अगर हम देखें तो कनेक्टिविटी आज भी उतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज रेगुलर फ्लाइट्स नहीं है, शिपिंग की भी लिमिटेड आपको लाइक साइज देखने को मिलता है, मार्केट साइज भी थोड़ा छोटा ही है इनका। और बाकी क्लाइमेट वर्नेबिलिटी इनकी हाई है, सी लेवल राइज की वजह से ये बहुत जल्द पानी में डूब जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, तो वो भी एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब कहा जाता है कि भाई ये हमारे साथ महासागर के अंदर तो पार्टिसिपेट कर ही रहे, बट उसके अलावा डिफेंस एंड मरीन टाइम कॉपरेशन में अभी जैसे ये वेसल हमने इन्हें प्रोवाइड किया, इंटरसेप्शन बोट, कोस्टल रडार्स एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे, इनमें भी हम इनकी हेल्प करते हैं। डेवलपमेंट पार्टनरशिप में हम असिस्टेंस इन्हें प्रोवाइड कर ही रहे हैं। एंड उसके अलावा हम आने वाले समय में इनके साथ अपने मरीन टाइम ट्रेड को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन जिसमें हम इंक्रीज करने के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ट्रेड कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा एंड एनहेंस करना होगा डिजिटल एंड डेवलपमेंटल कॉपरेशन एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आप ये दो क्वेश्चन देखते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। आज का आखिरी आर्टिकल एमएसएमई और कॉपरेटिव से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्यों हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल एमएसएमई डे को अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। अब यहाँ पे इंडिया कह रहा है कि भाई हमारे विकसित भारत की स्टोरी में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले समझो कि यहाँ पे एम का मतलब क्या होता है, माइक्रो, जिसमें 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर 5 करोड़ तक हो। स्मॉल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़। मीडियम का मतलब इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़। तो यहाँ पे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम जो मिनिस्ट्री है आपकी एमएसएमई मिनिस्ट्री, वो इसको हैंडल करती है। कॉपरेटिव्स की बात कीजिए तो वॉलंटरी ऑटोनोमस एसोसिएशन है, जहां पे वॉलंटरी आप क्या कह सकते हो, आपस में मिलते हैं और आप एक कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी को परस्यू करते हैं, जैसे अमूल वगैरह हो गया या वेरका हो गया, कई और ऐसे आपके आप ये कह सकते हो कि कॉपरेटिव वर्क करते हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन आपके हैंडल करते हैं, जो कि 2021 में बनाई गई थी। स्टैट्यूटरी बैकिंग की बात कीजिए तो ये स्टेट सब्जेक्ट है एंट्री 32 के अंडर, एंड यूनियन सब्जेक्ट है अगर मल्टी स्टेट में आप ऑपरेट करो तो एंट्री 44 के अंडर। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने जगह दी थी। अब इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, जहां पे आप सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, एक ऐसी आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी सबके लिए क्रिएट की जाए, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। सिर्फ जीडीपी में नंबर इंक्रीज होना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर उसके बेनिफिट सब मार्जिनल कम्युनिटी तक भी पहुंच के, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो कहते हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर फोकस होता है, जहां पे आप प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को बूस्ट करते हैं एंड डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर फोकस होता है, जहां पे आप लोगों को एब्सोल्यूट पॉवर्टी से निकाल के एक इनकम अर्निंग कैपेसिटी उनको प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए तो इक्विटेबल एक्सेस हो, जहां पर क्वालिटी एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, ताकि स्किल गैप्स आपके इंडिया के अंदर हम कम कर सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जाए तो यूनिवर्सल एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज, अफोर्डेबल क्रेडिट और इंश्योरेंस को यहाँ पे प्रोवाइड करना, ये मेजर एक ऑब्जेक्टिव रहता है। सोशल प्रोटेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे रोबस्ट सेफ्टी नेट, जैसे हेल्थ कवरेज हो, ओल्ड एज पेंशन हो, फूड सिक्योरिटी हो, इसको प्रोवाइड करना हमारा मेजर फोकस रहता है। इसके साथ साथ रीजनल बैलेंस की, भाई गुजरात में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही है और वहाँ पर बिहार देखा जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे, देखो हम डायरेक्टली सर्विस सेक्टर में चले गए थे, तो जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जीडीपी ग्रोथ के अंदर नंबर तो दिख रहे हैं बट उतनी जॉब नहीं क्रिएट हो रही है इंडिया के अंदर। अब जॉब क्यों नहीं क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्किल जो है वो मैच नहीं करते जो डिमांड है इंडस्ट्रीज की। एंड एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये भी आ जाती है कि डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है। अब जैसे हर पर्सन को एआई का एक्सेस नहीं है, एआई का एक्सेस के साथ साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि हर पर्सन के पास ना कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन का आप ये कह सकते हो एक्सेस है। तो रूरल एरिया में खासकर आपकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी पिछड़ी रह जाती है, इस वजह से इनफॉर्मल लेबर पार्टिसिपेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एंड इंडिया में वर्कफोर्स के अंदर, लेबर वर्कफोर्स के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत निग्लिजिबल है। तो निग्लिजिबल तो क्या है कि मतलब फॉर्मल सेक्टर में निग्लिजिबल है, वैसे ओवरऑल 40-45% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, बट वो एग्रीकल्चर या इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा है।
तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई आप सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम है उसमें एक चीज समझो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्रेडिट एक्सेस ना मिल पाना खासकर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉटलनेक बहुत ज़्यादा है, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एंड वैल्यू चेन इंटीग्रेशन हमारे यहाँ पे बहुत कम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं जहाँ पे हम स्ट्रेंथन करें अपने लाइक एमएसएमई सेक्टर को, इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा, कैसे इससे टेक्नोलॉजी के एक्सेस को बूस्ट करें वो हमें फोकस करना होगा। एंड साथ के साथ हमें लाइक अगर विकसित भारत अचीव करना है तो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। तो यहाँ पे आप प्रमोट कीजिए फॉर्मलाइजेशन को, आप क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपना सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू चेन इंटीग्रेशन और क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो इससे इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे ये आपके दो क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने। आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।